सुप्रभात। कक्षा 8 विषय हिंदी। और कल अपन ने पढ़ा था हमारे प्रिय राजेंद्र बाबू का भाग 1 पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे प्रिय राजेंद्र बाबू का भाग 2, जो कल अपन ने आधा करके छोड़ दिया था। अब इससे आगे अपन पढ़ते हैं। आइए तो जानते हैं हम इससे आगे। परंतु एक दिन यदि दोनों पैरों में भिन्न रंग के मोजे पहने किसी ने उन्हें देख लिया। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग कलर के, अलग अलग रंग के उन्होंने मोजे पहन रखे थे, तो उनका संकुचित होना अनिवार्य था। संकुचित का मतलब होता है इकट्ठा होना, वो होना जरूरी था, क्योंकि उन्होंने दोनों वो अलग अलग रंग के मोजे पहन रखे थे। परंतु दूसरे दिन जब वे स्वयं सावधानी से रंग का मिलान करके पहनते तो पहले से भी अधिक अनमेल रंगों के पहन लेते थे। अब जब भी वो सावधानी से वो चाहते थे कि एक ही रंग के मैं मुझे पहनूं, लेकिन सावधानी रखते हुए भी वो गलती कर बैठते थे और अनमेल दोनों अलग अलग रंगों के जो है मुझे पहन लेते थे। उनकी वेशभूषा में अश्लीलता के साथ उनके निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधरजी का स्मरण अन्यास आ जाता है। अब उनकी वेशभूषा थी वो अस्त व्यस्त थी, कभी भी वो एकदम जो है सही नहीं होती थी, हमेशा कभी जल्दी में ही हुआ करते थे। उनको ऐसा लगता था, इस कारण उनके जो वेशभूषा थी वो हमेशा सही नहीं हुआ करती थी। उनके जो अपने निजी सचिव, उनके खुद के जो सचिव बनाए हुए थे वो, और सहचर उनके साथ पढ़ने वाले या उनके साथ रहने वाले जो भाई थे चक्रधरजी, उनका भी याद ऐसे ही आ जाता है, क्योंकि वो भी उनके साथ रहा करते थे। जब मोजे में से 5 उंगलियां बाहर निकलने लगती, जब जूतों के तले पैर के तलवों के गवाक्स बनने लगते, जब धोती कुर्ते कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहज लेते। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर कृतार्थता का अनुभव किया था। मैंने ऐसे ही गुरु शिष्य या स्वामी सेवक फिर अब तक नहीं देखे। अब मैंने सहसर का सहगामी साथ चलने वाला होता है तो उनके बारे में स्मरण हो जाता था। अब उन्होंने इस प्रकार से मोजे पहन रखे थे कि आगे के मोजे की जो थी वो आगे से फटे हुए थे, 5 उंगलियां बाहर निकल रही थी, और जूते के तलवे जो तल होता है नीचे का भाग, वो गवाक्स यानी वो भी नीचे से फट चुका था। जैसे गवाक्स का होता है खिड़की या झरोका, जिस प्रकार खिड़की या झरोका होता है उस प्रकार से उसके नीचे का भाग वो फट चुका था। और जब धोती कुर्ते और कोट के खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगते थे, और जब इनके जो ताना बाना होता है पारंपरिक वेशभूषा जो उसके अनुसार लगने लगता था, अब चक्रधर पुरातन सज्जा को अपने लिए सहज लेते थे। पुरातन का मतलब होता प्राचीन, जो पहले समय में, जो पहले के समय में था। और सज्जा का अर्थ होता है सजावट का सामान। तो जो सजावट पहले का सजावट का सामान था, उनको ऐसे जिस प्रकार संभाल कर रख लेते थे, उसी प्रकार वो जब अपने खद्दर और पुराने वाले कपड़ों में दिखते थे, ग्रामीण वेशभूषा में दिखते थे, तो उनके जैसे लगते थे। उन्होंने वर्षों तक इसी राजेंद्र बाबू को अपने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर, अब उन्होंने परिधान का मतलब होता है वस्त्र, उन्होंने प्रसादित इन्हें सजाया हुआ था, जो अपने पुराने कपड़े थे उनसे सजाया हुआ था। और फटता का अर्थ होता है प्रसन्नता या आनंद, और जब पुराने कपड़े पहने हुए थे फिर भी अपने को प्रसन्नता या अनुभव जो है आनंद का अनुभव करते थे। मैंने ऐसे ही गुरु शिष्य और स्वामी सेवक फिर अब तक नहीं देखे, और जो गुरु सेवक थे दोनों वो साथ साथ में इस प्रकार रहते थे। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1937 में मिला। अब जब अवसर का मतलब होता त्यौहार या जब उनके पास आने का जो है समय मुझे मिला तो 1937 में मिला था, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन में शिलान्यास करने प्रयाग आए थे। शिलान्यास का मतलब होता है किसी चीज़ का उद्घाटन करना। तो उन्होंने वहाँ जो विद्यापीठ थी, महिला विद्यापीठ, वहाँ उनका उद्घाटन करने आए थे। उनसे ज्ञात हुआ कि उनकी 15 से 16 पौत्रियाँ हैं। अब बताया उन्होंने कि उनकी 15 से 16 पौत्रियाँ हैं जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। यदि
अपने छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षा में बैठा सकूं तो उन्हें शीघ्र ही कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। अब छात्रावास क्या होता है? जहाँ छात्र रहकर पढ़ता है और रहने का स्थान होता है। तो वहाँ उन्होंने लगा कि उनको भी यहाँ छात्रों को पढ़ाया जा सकता है ताकि उनको भी कुछ विद्या मिल सके। पहले बड़ी फिर उनसे छोटी के क्रम में बालिकाएं अपने संरक्षण में आ गई। संरक्षण में आना मतलब शरण में रहना। तो पहले छोटी फिर बड़ी, उससे इस प्रकार छोटी बड़ी का क्रम बना लिया और लगातार क्रम निर्धारित कर लिया और फिर उनको शरण में वहीं पढ़ने के लिए रख लिया गया। और उन्हें देखने प्राय उनकी दादी और कभी कभी उनके दादा भी प्रयाग आते रहे। कभी कभी क्या होता था, जब उनको पढ़ाई उनकी अच्छी चल रही है, किस प्रकार का स्वास्थ्य है, ये देखने के लिए उनके दादा दादी कभी कभी वहाँ प्रयाग आया करते थे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। अब वो कह रहे कि राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी का मतलब होता है पत्नी। जब उनकी पत्नी वहाँ उनके साथ आती थी तो उनसे भी मिलने का अवसर मिला, मौका मिला। सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी, साध्वी, सरल, समामय, सबके प्रति ममतालु का अर्थ होता है अपनी समझना। साध्वी सरल स्वभाव की थी, किसी को भी कोई गलती करने पर क्षमा करने वाली थी और सबके प्रति है अच्छा भाव रखने वाली थी। जिस प्रकार माँ होती है अपने बच्चों के प्रति अच्छी जो समझ रखती है, उसी प्रकार वो भी थी, सबके प्रति अच्छी समझ रखती थी और असंख्य समुद्रों की सूत्रधारणी थी। और जहाँ पे भी जाती थी सबके साथ एक रिश्ता बना लेती थी, एक सूत्र में बांध लेती थी, एक को एक डोरी में बांध लेती थी। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था। अब बता रहे कि ससुराल में उन्होंने जो घूंघट ओढ़ रखा था। संभ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचे करके एकासन पर बैठना पड़ता था। और जमींदार परिवार होता है, उनकी परंपरा थी, उनके रीति रिवाज थे कि जब भी जो है उनके जो बुजुर्ग है या कोई बड़े होते तो उनको जो है घूंघट बनाए रखना पड़ता था और एक सर नीचे करके घूंघट सिर पे बनाए रख के और एक तक नीचे बैठा करती थी। परिणाम उनके रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर भी इनमें सीधी नहीं हो पाई। और बड़े बुजुर्गों का अभी भी गाँव में इतना बोलबाला है और अभी भी आदर सम्मान है। तो उनके सामने रहते हुए कोई भी उनके सामने नहीं आ सकता। कोई जो है नई नवेली दुल्हन है या जो कम उम्र की दुल्हन है वो उनके सामने नहीं आती है। तो उन्होंने ये बताया कि उनकी कम उम्र थी, युवती थी, फिर भी उनके नीचे बैठकर उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो मुड़ गई थी, वो झुक गई थी। राजेंद्र बाबू ने मुझे बताया कि बालिकाओं की दादी किसी प्रकार का छुआ नहीं खाती थी। अब बता रहे कि राजेंद्र बाबू ने मुझे बताया कि बालिकाओं की दादी है वो किसी और का खाना छू लेने पर वो किसी के हाथ का छुआ हुआ खाना नहीं खाती थी। केवल ब्राह्मण रसोईया अपवाद है। केवल ऐसा था एक आधा ब्राह्मण कोई अगर उसको इस खाने को छू ले तो चलता था, बाकी किसी के छूने पर नहीं चलता था। चक्रवात का रसोईया महाराज उनकी थाली परोस देगा, कुछ अन्यथा न मानना कहकर वे संकुचित हो गए। बिहार के जमींदार परिवार की वधू और स्वतंत्र युद्ध में अपराजय सेनानियों की पत्नी होने का न उन्हें कभी अहंकार हुआ। अब अपराजय क्या होता है? जो किसी से नहीं हारा हुआ हो। तो उन्होंने उस परिवार में जो शादी कर रखी थी जहाँ एक स्वतंत्रता सेनानी था जो देश के लिए लड़ा था, लेकिन उसको कभी भी इस बात का घमंड नहीं था, अभिमान नहीं था। अहंकार का मतलब होता है अभिमान या घमंड, जो इस बात किसी भी बात का उनको घमंड नहीं था और न उनमें कोई मानसिक ग्रंथि बनी और ऐसी कोई चीज़ ऐसी है कि कभी भी उन्होंने मन में ऐसी कोई चीज़ बनाई हो कि हाँ मैं उस परिवार से जुड़ी हुई हूँ। छात्रावास की सभी बालिकाओं तथा नौकर चाकरों का उन्हें समान रूप से ध्यान रहता था। एक दिन या कुछ घंटे ठहरने पर भी सबको बुला कर उनका और उनके परिवार का कुशल मंगल पूछना न भूलती थी। और वो इतने साधारण परिवार से थी कि वो हर किसी जो घर पे नौकर चाकर थे उनको भी पास में बुलाकर उनका हालचाल पूछती थी, घर का और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछती थी। घर से अपनी पौत्रियों के लिए लाए मिष्ठान में से प्राय सभी बढ़ जाता था और घर पे जो मिठाई बनाई जाती थी जो उनके पौत्रियों के लिए लाई जाती थी वो सब में बांट देती थी। वहाँ के जो जितने भी लोग थे उन लोगों के अंदर बांट दिया करती थी। देखने वाला यह जान नहीं सकता था कि वह सबकी अय्या अर्थात दादी नहीं है और जो उनकी दादी होती थी
वो मिठाई लाती थी और सबको बांटती थी, और आगे वालों को सबको पता ही नहीं चलता था कि इनकी दादी है। सबको लगता था कि हमारे परिवार का कोई सदस्य। गंगा स्नान के लिए मुझे उनके साथ प्राय जाना पड़ता था। उस दिन संगम पर जितना दूध मिलता, जितने फूल दिखते, सब उनकी ओर गंगा यमुना को भेंट हो जाते। अब जब भी वो गंगा स्नान के लिए जाते थे, बीच में जितना भी जो भी उसको मिलती थी, दूध मिलता था, फूल मिलते थे, फल मिलते थे, वो सब गंगा मैया को चढ़ा देते थे, गंगा यमुना को चढ़ा देते थे उपहार के रूप में। कोलाहल करते हुए पंडों की पलटन उन्हें घेर लेती थी। कोलाहल का शोर या हल्ला गुल्ला। तो जब पंडे उनको, जितने भी पंडित होते थे वो गंगा यमुना के वहाँ के आसपास के, वो लोग उनको घेर लेते थे। इतना शोरगुल होता था वहाँ पर, लेकिन वे कभी बिना विचलित हुए शांत भाव से प्रत्येक को अपना प्राय देती चलती थी, और बिना डगमग हुए अपने जो विचार होते इससे, अपने विचारों से भटके हुए, तो वहाँ वो उन चीज़ों से भटके हुए वो हर चीज़ को प्राप्त कर लेती थी और दूसरों को भी देती थी, शांत भाव से, बहुत ही शांत भाव तरीके से रहती थी। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के साथ बहुत सादगी और संयम से रहे, और उनका जो था, जो राजेंद्र बाबू, वो उनको अपनी पत्नी को ये कहते थे कि जो है लोगों के साथ है, वो इतने साधारण तरीके से रहना है कि आगे वाले को कभी भी किसी चीज़ की है जो परेशानी नहीं हो। वे खादी के कपड़े पहनती थी, जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थी। उनके साबुन, तेल आदि का व्यय भी सीमित था। व्यय का होता है खर्च। जो कपड़े हैं वो स्वयं ही धोती थी। तेल साबुन के जितना भी खर्च था वो भी सीमित था। सीमित का मतलब कम खर्च करती थी। कमरे की सफाई, झाड़ पोछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक थे, और उनके साथ कमरे की साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना और गुरुजनों की सेवा करना उनके अध्ययन का एक आवश्यक अंग था, एक भाग था। उस समय संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहता था। अब बता रहे कि उस समय जो है देश की आज़ादी के समय संघर्ष, लड़ाई चल रही थी, तो उनके लोगों का जो एक ठिकाना था, एक पहुंच, तो उन सैनिकों को सिर्फ जेल में ही जाना पड़ता था। अतः इसी कारण किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास से अनुपस्थित रहती थी। इसी कारण क्या होता है, किसी की पत्नी हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, उस विद्यापीठ से जहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए छात्रावास बनाया था, वहाँ से कोई एक अनुपस्थित रहता था। स्वतंत्रता के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गई। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद, उपरांत भारत का बाद, उनमें से कुछ है वो दिल्ली चली गई उस छात्रावास में से, और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालय में भर्ती हो गई, और कुछ विशेष दर्जा लेने के लिए, योग्यता प्राप्त करने के लिए वो अंग्रेजी जो स्कूलें थी, विद्यालय थे, उनके अंदर प्रवेश ले लिया। केवल राजेंद्र बाबू की पौत्रियाँ ही अपवाद रही। अब वो बता रहे कि कितने साधारण थे राजेंद्र बाबू। देख लो कि कृषक, जो भारतीय जन, जो किसानों को ऊपर उठाने के लिए, जो ग्रामीण के वेशभूषा में रहता, साधारण व्यक्ति रहता था, और एक जो देश का पहला राष्ट्रपति, उनकी जो पौत्रियाँ है वो एक ऐसे छात्रावास में रह रही है, ऐसे छात्रावास में पढ़ रही है। राजेंद्र बाबू के भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने के उपरांत जो स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई, उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अब वो कह रहे हैं महादेवी वर्मा को कि महादेवी बहन, ये जो दिल्ली है वो मेरी नहीं है, और राष्ट्रपति भवन है वो अकेला मेरा नहीं है। अगर मैं राष्ट्रपति हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं कि इसके ऊपर मेरा अधिकार है। अहंकार से मेरी पोतियों का दिमाग खराब न हो जाए। उन्होंने बताया कि इस बात से कि मेरे दादा या मेरे दादाजी है वो राष्ट्रपति है, इस बात का घमंड उनको है, इस बात से उनके पोतियों का दिमाग खराब न हो जाए। तुम केवल इसकी चिंता करो, वे जैसी रहती आई है उसी प्रकार रहेगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठ है। और वो बता रहे हैं कि कर्तव्य विलास नहीं होना चाहिए, कर्मनिष्ठ होना चाहिए। कर्म किस प्रकार कर, कर्म के अनुसार होना चाहिए। तो जिस प्रकार वो रहती है उसी प्रकार वो तो रहेगी। उनकी सधर्मिणी में भी किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और कह रहे हैं कि उनकी पत्नी थी सधर्मिणी, उनमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं आया। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से
संलग्न रसोई घर बन गया। अब बता रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन में कमरे के संलग्न यानी पास में ही साथ में ही है वो रसोई घर भी बन गया था। तब वे दिल्ली गई और अंत में स्वयं भोजन बनाकर भारतीय गृहिणी पति परिवार परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। अब बता रही है कि वो राष्ट्रपति की पत्नी थी, लेकिन फिर भी सबसे पहले खाना बनाती थी और खाना बनाने के बाद सबसे पहले है वो अपने पति को, परिवार को और जितने भी अन्य सदस्य थे उनको देती थी और सबसे अंत में वो खुद स्वयं खाना खाती थी। उस विशाल भवन में अपने आतिथ्य की बात कहे बिना तथा अधूरी रह जाएगी। अतिथि का मतलब मेहमान नवाजी। जब कोई मेहमान आता था अगर उसकी बात अगर नहीं कही जाए तो बात अधूरी रह जाएगी, पूरी नहीं होगी। बालिकाओं को दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही। अब बोल रहा है कि बालिकाओं ने दादी को दिल्ली लाने के लिए निमंत्रण का मतलब बुलावा। अब है उन्होंने बुलावा दिया था कि बालिकाओं की दादी है उसको दिल्ली लाओ विशेष तौर पर, खास तौर पर। साथ ही प्रयाग से सिरकी पर बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। सिरकी एक प्रकार का फल होता है जिससे सूप बनता है और वो सूप बनाने का है उन्होंने एक आदेश दिया था, आज्ञा दी थी कि ऐसा है वहाँ फल मिलता है उससे जो है सूप बनाकर लाना 1 दर्जन 12। उन्होंने बार बार आग्रह किया। अब आग्रह क्या होता है? प्रार्थना होती है लेकिन हठपूर्वक। उन्होंने बार बार हठपूर्वक प्रार्थना की कि उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं। और वो कह रहे हैं कि इस बात के लिए जो काम करोगे इसके लिए थोड़ा बहुत दुख होगा वो आप जरूर उठाओगे, क्योंकि फटकने को पसोड़ने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं। अब कह रहे हैं कि फटकने और पसोड़ने के लिए जो सिरकी का सूप होता है वो बहुत अच्छा होता है, पर उन्हें कोई लाने वाला नहीं मिलता। अब है कि जो ऐसा फल है और उससे जो बनता है जो सूप वो हर कोई नहीं ला सकता, इसलिए आपको मैं थोड़ा निवेदन कर रही हूँ या कष्ट दे रही हूँ जिसके कारण आप लेके आ जाए। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने का एक दृश्य उपस्थित था। अब प्रथम श्रेणी रेल के अंदर प्रथम श्रेणी होता है, उस श्रेणी के अंतर्गत उस जिस डिब्बे में बैठे थे उस डिब्बे में प्रथम श्रेणी के अंतर्गत ये जो 12 सूप है उनका चित्र लगा हुआ था, एक चित्र सामने लगा हुआ था। उससे भी विचित्र दृश्य तब सामने आया जब राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाही की आंखें विस्मय से खुली रह गई। अब जब उससे भी अलग क्या लगा पता है? जब राष्ट्रपति भवन के द्वार पर हर दरवाजे पर जो सलाम करने वाला जो सिपाही था उसकी भी आंखें वो आश्चर्यजनक, विस्मय का मतलब होता आश्चर्यजनक अचंभा से खुली रह गई, क्योंकि ऐसी भेंट लेकर आज तक कोई अतिथि न आ पहुंचा था। अब बता रहे हैं कि जो सिरकी का सूप होता है वो ऐसी जो भेंट है ऐसा उपहार लेकर आज तक ऐसा कोई भी मेहमान वहाँ नहीं पहुंचा था और नहीं भविष्य में पहुंचेगा और नहीं ऐसा कभी होगा, आगे भी पहुंचेगा वहाँ। पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया। अंक का होता है गले मिलना या गोद में बनना। अब वो कह रहे हैं कि जैसे ही वहाँ भवन की स्वामिनी यानी राष्ट्रपति की पत्नी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया, अंक में भर लिया। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सदरणी एक सप्ताह में 1 दिन अनाज ग्रहण नहीं करते थे। अब राजेंद्र बाबू और उनकी पत्नी थी वो सप्ताह में 1 दिन है वो उपवास करते थे, 1 दिन वो खाना नहीं खाते थे। सहयोग से मैं के उपवास वाले दिन ही पहुंची। और वो कह रहे जो ये लेखिका है महादेवी वो बता रही है कि संयोग से मेरे को पता नहीं था कि जिस दिन उनका उपवास है उसी दिन मैं वहाँ पहुंची। अतः उनकी जिज्ञासा स्वाभाविक थी। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, जानने की जो इच्छा थी वो एक स्वाभाविक थी कि कैसा भोजन पसंद करूंगी, कि मैं है वो भोजन कैसा पसंद करूंगी। उपवास में भी अतिथि का साथ देना उचित समझकर मैंने निरंतर भोजन की इच्छा प्रकट की। निरंतर का अर्थ बिना अन्न खाए या बिना अन्न का कट लिए है उनका साथ देना, अतिथि का साथ देना मैंने स्वीकार किया और उनके साथ सहायता करने है वो साथ की। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक ही रहती थी और फलाहार जो खाने का फल होते हैं जो फ्रूट्स वो है उत्तम अच्छे जो खाद्य पदार्थ है उनके साथ कल्पना करना ये नहीं, ऐसा सोचना भी स्वाभाविक नहीं था। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यय साध्य हो जाता है और जो हमारा उपवास के दिनों से जो भोजन है
वो खर्च साधन के योग्य हो जाता है, और भी ज़्यादा जब उपवास के दिनों के बाद के भोजन के जो दिन होते हैं उस दिन खर्च है वो साधन के साध्य हो जाता है, उसके अनुसार हो जाता है। क्योंकि उस दिन हम भली भांति फल मेवे मिष्ठान आदि एकत्रित कर लेते हैं। क्योंकि क्या करते हैं अपन उस दिन क्या करते हैं जो है भांति भांति के अलग अलग प्रकार के फल जो है वो फल इकट्ठे कर लेते हैं, मेवे इकट्ठे कर लेते हैं, मिठाइयाँ इकट्ठी कर लेते हैं। क्योंकि अपन को पता होता है कि आज अपना कि क्या होगा, उपवास होगा, उपवास के कारण अपन क्या करते हैं फल फ्रूट और मिठाइयाँ लाते हैं। मैं आज भी वो संध्या नहीं बोलती, और वो कह रही है संध्या को मतलब होता है शाम का समय, जो मैंने आपको आगे बताया था, शाम को 4 से जो है शाम को 6 जो सूर्यास्त का समय होता है, जो गायब पाने का समय होता है, वो संध्या का समय होता है। जो लोग जो है अपने मजदूरी या काम करके घर पे आने का समय होता है, वो संध्या का समय होता है। तो वो कह रही है कि आज भी मैं वो संध्या का समय नहीं भूली। जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास में केवल एक बार उबले हुए आलू खाकर प्रयाण करते देखा। अब कह रहे भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो है इतना सामान्य था, एक साधारण तो जमीन पर बैठकर आराम से साधारण आसन पर बैठकर है वो है उपवास के दिन भी केवल है वो आलू खाकर और प्रायणता करते। धार्मिक ग्रंथ जो धार्मिक ग्रंथ पर किया जाने वाला पाठ होता है या अनुष्ठान किया जाता है, या अनुष्ठान की समाप्ति पर किया जाता है, जिस प्रकार किया जाता था उसी प्रकार वो उपवास के दिन जमीन पर साधारण जो है आसन बैठकर वो आलू उबले हुए आलू खाते थे। मुझे भी वही खाते देख उनकी दृष्टि में संतोष और होठों पर बालकों जैसी सरल हंसी झलक उठी। और वो कह रहे कि मुझे भी ऐसा खाते देखा तो उनकी आंखों में संतोष का मतलब सुख, और होठों पर है वो छोटे बालक की जिस प्रकार सरल हंसी होती है, साधारण हंसी, वो उनके होठों पर दिखाई देने लग गई। जीवन मूल्यों की परख करने वाले दृष्टि के कारण उनसे देश रत्न की उपाधि मिली। और जीवन मूल्य किसे कहते हैं? जो अपन अपनाते हैं, सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, ये जितने भी हैं उनको परख जांच करने वाली जो दृष्टि जो आंखों में होती है, इस कारण उनको देश रत्न की उपाधि मिली। उनको है एक इतनी बड़ी जो है उपाधि मिली। और मन की सरल सोचता ने उन्हें आजाद बना दिया, और इस प्रकार से इतने साफ सुथरे मन वाले थे, किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं था मन में किसी के भी प्रति, और वो अजात शत्रु बन गए जिसका कोई शत्रु नहीं हो। तो इसलिए शत्रुहीन होना इस कारण क्योंकि उनको हमेशा है किसी के भी प्रति है, किसी के भी प्रति राग द्वेष नहीं रखते थे, इसलिए वो अजात शत्रु थे क्योंकि उनका कोई शत्रु नहीं था। अनेक बार प्रश्न उठता है क्या वह साचा टूट गया, और अनेक बार कई बार ये प्रश्न उठता है मन में कि ये जो ढांचा होता है, साचा का अर्थ होता है ढांचा, जिस प्रकार अपन किसी जो है किसी चीज़ को बनाने से पहले उसका ढांचा बना देंगे, इस प्रकार बनेगा। तो ये कह रहे हैं कि कई बार ये प्रश्न उठता था कि ये जो साचा है वो टूट न जाए, ये जो ढांचा बना हुआ है वो टूट न जाए, जिसमें एक ऐसे कठिन कोमल चरित्र डलते थे। और चरित्र का अर्थ क्या होता है? आचरण, चाल चलन। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कठिन और कोमल, जहाँ कहीं कहीं उनको कठिन भी बनना पड़ता था, कठोर भी बनना पड़ता था, कहीं कहीं मुलायम भी बनना पड़ता था, ऐसे आचरण वाले ऐसे व्यक्ति थे वो डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे। उनके बारे में ही पूरे बारे में उनके बारे में बताया, उनकी जीवनी के बारे में बताया कि किस प्रकार उनका जीवन था। आइए तो अब ये अपन है वो क्लास पूरी हो चुकी है। जहाँ कहीं पे भी समझ में नहीं आए, कोई डाउट हो वो पूछ सकते हो। थैंक यू।